नमस्कार आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के बारे में। जो एग्ज़ाम हुआ था यानी 11 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसके जितने भी जो रियल क्वेश्चन है 100% रियल क्वेश्चनों के साथ हम इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। जो कि जो भी एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे और जानेंगे कि 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले संभावित क्वेश्चनों को भी बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की इस वीडियो की ओर। जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो बात करें कि पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है लैक्टिक एसिड, यानी दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो बात करें, दही में मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड होता है जो दूध के शर्करा यानी लैक्टोज के जीवाणुओं को किण्वन की प्रक्रिया के बाद कारण बनाता है। यानी कौन सी फॉर्मेशन के बाद पिया जाता है, तो यह किण्वन के जो क्रिया होती है उसके बाद दूध को वह दही में परिवर्तित कर देता है। तो यह भी इससे खट्टा स्वाद और गाढ़ी बनावट मिलती है के कारण बनता है, उसके बारे में पूछें। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में जो मौजूद लैक्टोज को तोड़कर लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो प्रभाव की बात करें तो यह एसिड दूध के प्रोटीन जैकी कैसीन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही में बदल जाता है। और रासायनिक सूत्र की बात करें तो लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र C3H6 और O3 हो जाता है। तो यह भी आगे पूछा जा सकता है कि लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो C3H6 और O3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, उसके बारे में पूछा है। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण चोल सम्राट राजा चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो यह भगवान शिव को समर्पित है और एक भव्य 11वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण चोल सम्राट राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर अपने विशाल विमान यानी मीनार, विशाल ग्रेफाइट संरचना और विशाल नंदी बैल के साथ अविश्वसनीय द्राविड़ वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर कौन सी कला में बना है, तो यह द्राविड़ वास्तुकला में बना है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण की। तो इसका निर्माण लगभग 110 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था और आपने सबकी जानकारी बता दी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो कि 1991 में आए थे, तो उसमें के वित्त मंत्री कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के समय वित्त मंत्री की बात करें तो मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। बात करें एलपीजी की फुल फॉर्म की, तो एल का मतलब हो जाता है उदारीकरण, पी का मतलब हो जाता है निजीकरण और जी का मतलब हो जाता है वैश्वीकरण। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें कि वित्त मंत्री जिन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त कर अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलकर व्यापार बाधाओं को कम करने का और निजी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने का गंभीर भुगतान संकट को दूर करने के लिए पेश किया था, यानी इस लाइसेंस को रद्द किया था और जो विदेशी निवेश है वो उसे सरल बनाया था। तो इसके इस रिफॉर्म का यही मतलब था। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो यह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है और समुद्र के तट के पास है और कोणार्क नाम समय पर स्थित है, जो कि 13वीं शताब्दी का एक विश्व धरोहर स्थल है और यह सूर्य को देव को समर्पित है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि कोणार्क मंदिर किसे समर्पित है, तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसकी विशेषता की बात करें, यह मंदिर सूर्य देव के रथ के आकार में बना हुआ है, जिसमें 12 विशाल पहिए हैं और 7 घोड़े हैं। तो यह भी ध्यान रखना है कि 12 पहिए हैं और 7 घोड़े हैं। तो बात कर लेते हैं इसके निर्माण की। तो इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 19th यानी 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 19वां खेल जो कि 2023 में हुआ था, तो उसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया था। तो यह उसका 19th यानी 19वां संस्करण था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। बात करें 9वें एशियाई खेलों की, जो कि भारत के दिल्ली शहर में इसका आयोजन करवाया गया था और वर्ष 1919 में इसका आयोजन हुआ 1982 में इसका आयोजन हुआ था। यानी 19 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 1982 को इसका आयोजन करवाया गया था। तो और पहली बार रंगीन टेलीविज़न पर इसका सीधा प्रसारण भी हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें इसमें टोटल 33 देशों के 3,441 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम किसान स्कीम योजना कब लॉन्च की गई थी। तो पीएम किसान स्कीम योजना की बात करें तो इसका शुरुआत 2018-19 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इसके तहत सालाना 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत 2018-19 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और किस्तों की बात करें तो अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च में इनके किस्तों का वितरण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में SC/ST से जुड़ा मुकदमा, जो कि मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या प्रावधान थे। तो 2018 SC/ST से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके तहत हमने जो भी इसके प्रावधान है उसके बारे में बता दिए हैं। तो इसके तहत धारा 18 के तहत जो प्रावधान दिए गए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मामला दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है। वहीं अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटोरी बेल नहीं दी जा सकती, यह भी। और सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वहीं जांच इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी करेंगे। वहीं जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर तुरंत FIR होगी। तो यह भी SC/ST के 2018 के एक्ट में यह कहा गया था। वहीं आगे बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कजली तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कजली तीज महोत्सव की बात करें तो यह उत्तर भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इसका आयोजन किया जाता है। यह महत्वपूर्ण मानसून त्यौहार है। इसके मुख्य पहलू की बात करें तो यह भाद्रपद के माह में यानी जुलाई अगस्त में इसका आयोजन किया जाता है, यानी कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है। तो यह किसे समर्पित है, तो यह देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है और मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पतियों की भलाई के लिए और अविवाहित लड़कियों के द्वारा सदाचारी साथी की तलाश के लिए इसके ऊपर व्रत भी किया जाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 एक्ट किससे संबंधित है। तो 1991 एक्ट की बात करें तो यह किससे संबंधित है, तो इसका मुख्य रूप से पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, जो कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल के रूप में बनाए रखने पर प्रावधान करता है। यानी उस तारीख के बाद किसी भी पूजा स्थल का दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। यानी अगर कोई हिंदू टेम्पल है तो उसके बाद उसे मुस्लिम टेम्पल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। इससे जुड़े पुराने मामलों को बंद कर दिया गया। हालांकि यह राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह नियम किस पर लागू नहीं होता है, तो यह राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद पर लागू नहीं होता है। और वर्तमान में इसकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, जिसके तहत हिंदू पक्ष ने मौलिक अधिकारों का हनन बताया है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे सांप्रदायिक शांति के रूप में जरूरी माना है। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं इसके मुख्य प्रावधान की। तो कट ऑफ डेट यानी 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल है जिसे स्वरूप में था उसी स्वरूप में बनाए रखना होगा, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो यह इस एक्ट में कहा गया है। वहीं धारा 3 की बात करें तो किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप बदलना प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।
वहीं धारा 4 में कहा गया है, यदि इस तारीख के बाद धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने से संबंधित सभी लंबित मुकदमे बंद कर दिए जाएंगे। और छूट की बात करें तो यदि यह कानून अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामलों पर कानून नहीं मानता है तो ये इस पर एक छूट है। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानवाधिकार से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मानवाधिकार की बात कर लेते हैं। तो मानवाधिकार का अर्थ है मानव अधिकार जो सभी मनुष्यों के लिए अंतर्निहित मौलिक अधिकार है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, मूल, रंग, धर्म या अन्य कोई स्थिति कुछ भी हो। इसमें जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य और आज़ादी के अधिकार शामिल हैं। भारत में इन अधिकारों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो पूछा जा सकता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है, तो यह 1993 में लागू किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है, जो एक वैधानिक निकाय है। तो यह भी पूछा जा सकता है मानवाधिकार आयोग क्या है, तो यह एक वैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका उल्लेख है और इस अधिकार को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने का काम करता है। तो मानवाधिकार से इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था ट्रांस हिमालय में चीन और इंडिया के बीच की समस्या पर भी एक क्वेश्चन था। तो चीन और जो इंडिया के बीच कोई भी विवाद चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में भारत और चीन के बीच मुख्य समस्या विवाद है, जो कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। वहीं संसाधनों में नदी और पानी के पर नियंत्रण का और चीन द्वारा आक्रमण बुनियादी ढांचा विकास है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे कि 2020 की गलवान झड़प में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के विशाल बांधों से पता चलता है, जो कि पारिस्थितिक और सुरक्षा चिंताएं बढ़ाते हैं। प्रमुख मुद्दों की बात करें तो सीमा विवाद है, जो कि अक्साई चीन और अरुणाचल जैसे विवाद हैं। अक्साई चीन की बात करें तो चीन द्वारा नियंत्रित यह क्षेत्र भारत के लिए लद्दाख का हिस्सा है और विवाद का प्रमुख केंद्र है, जिसके कारण 1962 का युद्ध भी हुआ था। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चीन इसे दक्षिण तिब्बत मानकर दावा करता है, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। तो यह दो समस्या है जिसमें अक्साई चीन यानी ट्रांस हिमालय यह क्षेत्र विवाद का कारण बने हुए हैं। तो यह थे 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन, जो कि अभी तक के एसएससी के द्वारा पूछे गए थे, आपके द्वारा स्टूडेंटों के द्वारा ही ये क्वेश्चन बताए गए थे। अगर आपका भी एग्जाम आगे किसी शिफ्ट में है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में है, और जो भी क्वेश्चन आपको याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो यह था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको सभी को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो भी आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।